प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपकी हिंदी के अध्यापिका नीतू मैम। तो बेटे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो बेटे, ये जो लाख की चूड़ियाँ हैं, सर्वप्रथम आपको मैं कुछ भूमिका दूंगी जिसको आप समझ पाएंगे कि ये लाख क्या है और इस पाठ में किस चीज को कवि ने हमारे सामने बड़ा ही एक संवेदनशील ये जो मुद्दा है, बात है, उसको रखने की कोशिश की है। ये एक सेंसिटिव मैटर आप जिसे कह सकते हैं। तो इस कहानी के रचनाकार जो है वो है कामता नाथ। ये है उनका चित्र। ये इनके अपने बचपन की कहानी है। तो बेटे, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि ये जो लाख है ये क्या चीज होती है। ये आप इसको देख रहे हैं, इस कीड़े को, ये लाख का कीड़ा है। ज्यादातर ये बेर के पेड़ के ऊपर आपको मिलेगा। ये लाख जो है एक प्रकार का गोंद है, जिसको हम साधारण भाषा में, हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें गुंद कहते हैं, और आप इसको अंग्रेजी भाषा में रेजन कहते हैं। तो ये पलाश के पेड़ के ऊपर देखेंगे आप इस कीड़े को, और साथ में कुसुम का पेड़ होता है उसके ऊपर, और बेर का पेड़ होता है उसके ऊपर। तो जो रचनाकार हैं कामतानाथ जी, उन्होंने हमारा ध्यान जो है वो आज के जो मशीनी युग है उसकी तरफ हमारे ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश की है कि देखो, मशीनें विकास तो हमें दिखाती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा हमें दिखता है कि ये जो हस्तकला है इन मशीनों के कारण, और साथ में जो ये कुटीर उद्योग है वो काफी हद तक बंद हो गए हैं। तो अगर देखा जाए तो इसके कारण जो बेरोजगारी है वो भी फैल रही है, क्योंकि ये हस्त कला जो है ये लगभग लुप्त ही होती जा रही है। तो हम ये जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं लाख की चूड़ियाँ, तो इसमें जो कवि है वो अपने साथ बीती हुई कुछ घटनाएं जो है उनको उन्होंने हमारे साथ इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। तो मैं सर्वप्रथम आपको ये जो शब्दार्थ है वो बताऊंगी। देखिए, स्मृति पटल। स्मृति पटल का अर्थ होता है यादाश्त, याद की तख्ती, कि हमारी याद की जो तख्ती है उसके ऊपर कुछ बातें जो है वो ऐसे हम छप जाती हैं कि उनको हम भूल नहीं पाते हैं। चाव होता है चाह, इच्छा, रुचि, मतलब तीव्र का मतलब बहुत तेज। पगड़ी, सिर पर लपेट कर बांधे जाने वाला लंबा कपड़ा जिसको पाग भी कहते हैं, और हमारी साधारण भाषा जो है उसमें पग बोलते हैं और साथ में साफा भी बोलते हैं। तो जो अंग्रेजी भाषा है उसमें इसको टर्बन बोलते हैं। तो आगे देखिए, सलाख, सलाई, धातु की छड़, ये दोनों अर्थ इसी के हैं। अब आप सलाई देखेंगे तो बेटे एक मतलब कि धातु, धातु आप समझेंगे बेटे, आपको मैं बता देती हूँ, धातु जो है इसको अंग्रेजी में मेटल बोलते हैं, और धातु जो है उसकी छड़, एक छड़ बोलते हैं, एक मोटी सी सलाई। तो जैसे आप देखो सरिया जैसे आप देखते हो उसी तरह से, मतलब छड़ तो वैसे डंडे को बोलते हैं, तो इन्होंने कहा है धातु का डंडा ही आप इसको कह सकते हैं। मुंगरी, मुंगरी एक गोल सी मुठियादार
लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। तो आप समझ सकते हैं लकड़ी का हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ी तो आपने देखी ही होगी। तो ये जो लकड़ी का हथौड़ा है ये ठोकने पीटने के काम आता है, ठीक है, इसको मुंगरी बोलते हैं। मरहम पट्टी, तो मैं यहाँ बता दूं, ये आप जो देख रहे हैं ऊपर ट है नीचे ट है, तो ये जो ऊपर वाला ट है ये स्वर रहित है और जो नीचे वाला है वो स्वर सहित है, ठीक है। तो जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। पैतृक होता है पूर्वजों का, जो हमारे फोर फादर्स होते हैं, पिछले जो हमारे जैसे दादा से या दादा के दादा से या पिता से कोई चीज हमें जो मिलती है उसको हम पैतृक कहते हैं, या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी कह सकते हो। ये पैतृक के 3 अर्थ बताए गए हैं। मचिया, मचिया बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी या चोकर, मतलब कि चोर्स जिसको बोलते हो आप, तो खाट, सुतली बेटे ये पटसन। अब मैं उसको आपको बता देती हूँ कि हम उसको साधारण जो हमारी भाषा है उसमें सन कहते हैं, और अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे तो उसको हम जूट बोलते हैं। बोरियां बनती है ना जिसकी, तो ये पटसन की रस्सियों से बनी हुई ये एक छोटी सी खाट होती है, और उसको हम लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में, या आप कहेंगे कि हमारे ये जो जम्मू, कठुआ, बिलावर, रामबन, इस सारे क्षेत्र में ये जो इस डिवीजन का क्षेत्र है उसमें उसको पीढ़ी भी कहते हैं। तो ये जैसे आजकल की चौकियां आती है ना, तो वैसी छोटी सी खाट बनाई होती है, तो ये उसको बोलते हैं। खपत होता है माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय मतलब कि ये वो सिस्टम होता है, ये वो प्रणाली होती है, ये वो तरीका होता है जिसमें पैसे से ना खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में इसको वार्टर सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ये पुराने समय में चलता था, एक चीज देनी है और उसके बदले में दूसरी चीज लेनी है। जैसे आप कल्पना कर लीजिए कि एक किसान है, तो उसको जूतों की जरूरत है, लेकिन पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा कि मोची के पास जाएगा, उसको बोलेगा आप बताइए कि ये जूता, इसके बदले में मुझे कितना अनाज देना पड़ेगा, तो आप मुझे, मेरे से आप अनाज ले लो, मुझे आप जूता दे दो। तो उस तरीके को, उस प्रणाली को हम कहते हैं वस्तु विनिमय। मुखातिब, मुखातिब मतलब देख कर बात करना, ठीक है। जैसे एक टीचर है, जब क्लास में वो अपना जो भी लेक्चर देती है या हमको पढ़ाती है या कुछ कहते हैं, तो उनको देख कर बात करती है उनके सामने, तो उसको कहते हैं मुखातिब होना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। टोकरी होती है ना, आगे मैं इनके चित्र भी दिखाऊंगी आपको। तो बांस का एक छोटा सा पात्र जो है उसके, उसको छीलते हैं और उसकी छोटी छोटी पतली पतली सी लेयर सी निकालते हैं, तो उससे ये एक टोकरी टाइप की बनाते हैं, तो उसको कहते हैं डलिया। कसर, घाटा पूरा करना या कमी पूरी करना। नाजुक, कोमल, फबना, सजना, शोभा देना। मणिहार, चूड़ी बनाने वालों को भी बोलते हैं, चूड़ी बेचने वालों को भी बोलते हैं। सहन होता है आंगन, जिसको हम परांगन भी बोलते हैं और सेहन भी बोलते हैं, आंगन भी बोलते हैं। और अपनी साधारण भाषा में, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, उसमें हम बेड़ा बोलते हैं। देखो बेटे, ये पाठ हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है, विवश करता है कि लेखक ने खुद देखा कि किस प्रकार से वो अपनी नानी मामा के घर में जाता है, और क्या देखता है कि वहां पे बहुत सारे जो किसी काम में कुशल स्किल्ड वर्कर हैं, वो कैसे मतलब
काम कर रहे हैं, कोई हाथ से कोई डलिया बना रहा है, कोई हाथ से चूड़ियां बना रहा है, कोई कुछ बना रहा, कोई लोहे का काम, लोहार जो है वो लोहे का बड़ा अच्छा काम किया करते थे। मतलब बहुत सारे लोगों को काम रोजगार के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था। तो देखिए जैसे कि आजकल मशीनें आ गई हैं, और मशीनें आने के कारण हमें लाभ तो बहुत हुआ, काम बड़ी आसानी से हो जाता है। इन मशीनों ने 100, 50 या 1000 लोगों का काम जो है वो खा भी लिया। खा लेने का अर्थ ये होता है कि उन्हें बेरोजगार कर दिया। लोग जो है कहते हैं मशीनों की बहुत जो चीजें वो मशीनों द्वारा बनती है उसमें बहुत सफाई होती है, लेकिन बेरोजगारी इससे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो हमारा ध्यान जो है वो लेखक ने अपनी इस कहानी के माध्यम से हमें बताना चाहा है, हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। इसमें कोई शक नहीं है, जब से मशीनें आई हैं तो बहुत ज्यादा मतलब कि विकास जो है हमें देखने को मिलता है, मतलब डेवलपमेंट बहुत हुआ है, घंटों का काम मिनटों में। लेकिन उसके कारण उसका एक दुष्प्रभाव भी है कि हमारे जो हस्त कलाकार हैं, जो जिन्होंने हमारी हस्त कला को जीवित रखा था, वो कहीं लुप्त हो गए हैं। अब कुटीर उद्योग जो है वो भी बंद हो गए हैं। तो इस पाठ का वर्णन जो है, जो वो सारी चीजें इसमें बताई हैं। आप ये देख रहे हैं पुराने जमाने में ये भी कुटीर उद्योगों में आते थे, ये इनसे टोकरियां वगैरह बनाते थे, इनमें खाना, फल, सब्जियां वगैरह जो है वो रखी जाती थी। आज लोग प्लास्टिक लेते हैं जो कि हानिकारक भी है, और साथ में ये चीज जो हाथों से बनने वाली चीजें थी वो भी कहीं खत्म हो गई हैं, और बेरोजगारी भी फैली है। वो लोहार का मैं बता रही हूँ। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं पाठ। तो देखिए इसका कितना बुरा प्रभाव जो है, और दूरगामी, दूर तक अगर हम देखें तो किस तरीके से असर पड़ रहा है। आगे देखिए, कहानी का नाम है लाख की चूड़ियां, और इसके रचनाकार जो है मैं पहले ही बता चुकी हूं आपको, कामता नाथ जी। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब देखिए गोलियां किसकी, याद रखिए लाख की गोलियां। ठीक है, मैंने पहले ही बताया लाख एक प्रकार का गोंद है। उसको आगे बताएंगे कि किस तरीके से भट्टी में गर्म किया जाता है, फिर उसको जब वो पिघलता है तो उसको शेप देकर कोई भी चीज हम बना लेते हैं। तो वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। मैंने आपको पहले ही बताया सहन आंगन होता है। जैसे एक घर बना होता है तो घर मतलब कमरे बने हुए हैं, उसके आगे जो हमने जिसको आजकल जिनको सारे बोलते हैं कि ये हमने अपना लॉन टाइप का रखा हुआ है, तो उसको हिंदी भाषा में सहन कहते हैं, प्रांगण कहते हैं, आंगन कहते हैं। तो सेहन भी बोलते हैं, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। तो नीम जो वृक्ष है, इसके पत्ते मेडिसिनल यूज मेडिसिन के तौर पे यूज किए जाते हैं। इसकी दातुन से दांत बहुत अच्छे साफ होते हैं। स्किन की प्रॉब्लम हो तो भी नीम के पत्तों को उबाल कर तो इनका प्रयोग किया जाता है, तो उससे स्किन की प्रॉब्लम ठीक होती है। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में मतलब पास में ही, बगल होती है पास, जैसे ये हम कहेंगे ये बगल है हमारी, तो भट्ठी दहकती रहती। मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी आप ऐसा कहीं वर्ण के ऊपर
एक नीचे देखे, एक एक वर्ण जो ऊपर लगा है और दूसरा नीचे है, तो जो ऊपर वाला होता है वो स्वर रहित होता है और जो नीचे वाला होता है वो स्वर सहित होता है। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट के नीचे हलंत देंगे और ठ पूरा लिखेंगे और फिर बड़ी की मात्रा लगे। दहकती रहती मतलब कि वो जलती ही रहती थी, उसमें आग ठंडी नहीं होती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। मैंने पहले ही आपको इसके बारे में अवगत करा दिया है कि लाख एक प्रकार का गोंद है, तो उसको पिघलाकर उसको शेप देते हैं जो भी चीज हमने बनानी हो। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती। ये देखिए कि जो मैंने आपको बताया ये हस्तकला है, ठीक है। तो आप कहेंगे मैम आपने पीछे हमें बताया, तो हस्तकला के बारे में मैं इसलिए बता रही हूं कि आगे आपको जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें पता लगेगा आपको कि इस हस्तकला में क्या क्या चीजें आती है। ये बुनकर जो है वो कपड़ा बुन रहा है, ठीक है। तो जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4 शह विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। मतलब बेलन होता है जिसे हम चपातियां जो है बेलते हैं ना, तो उस तरीके की मुंगरियां जो है वहां पे रखी हुई हैं। पहले वो लाख को उसके ऊपर चढ़ाएगा और फिर वो मुंगरिया के साथ उसको ठोकेगा, पीटेगा और शेप देगा, आकार देगा। ला की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। पश्चात मतलब बाद में चूड़ियां बनाएगा, फिर उसको क्या करेगा, रंग चढ़ाएगा। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिए मतलब एक खाट, ठीक है, चारपाई जिसको कहते हैं। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। हमारे यहाँ पे जो है दूर दराज के इलाकों में भी और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हुक्के को, तो हमारी क्षेत्रीय भाषा में इसको चारी भी बोलते हैं, ठीक है। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण मतलब कुछ पल, कुछ मिनट चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो, कि किसी नई दुल्हन की, ठीक है। बदलू मणिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। मैंने आपको पहले ही बताया, चूड़ियां बनाने वाले को मणिहार कहते हैं। और ये मतलब जो व्यवसाय है, ये काम जो है, ये उसको अपने पूर्वजों से मिला है। उसके पूर्वज भी चूड़ियां बनाया करते थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत मतलब बिक्री भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। आप पहले भी शब्दार्थ में पढ़ चुके हैं, वस्तु विनिमय का तरीका ये होता है कि चीज के बदले चीज लेना। जो मैंने अनाज का और आपको जूतों का आपको उदाहरण भी दिया था, उसी प्रकार से
बदलू जो है वो चूड़ियां देता था और उसके बदले उनसे कोई चीज ले लेता था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मतलब उसका बड़ा ही जो स्वभाव था, उसका नेचर जो था वो बड़ा अच्छा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, मतलब बहुत मुश्किल हुई थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, मतलब कपड़े मिलते, उसको ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। ये सारी चीजें किसी के घर में शादी होती थी तो वो बदलू को देते थे। तो ये देखो, ये मैंने कोशिश की है कि आप गांव के चित्र को देखकर कल्पना करें कि कैसे आजकल तो कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, कहीं तो गांव की पुरानी जो स्मृति है वो तो देखने को नहीं मिलती है। तो ये चूड़ियां हैं लाख की। तो आगे देखिए, ये नई नवेली दुल्हनें जो होती थी वो चूड़ियां जो है वो पहनती थी। अब मैंने पीछे मच्छिया बताई थी आपको, तो ये मच्छिया जो है इस प्रकार की होती थी। ये मैं मच्छिया का चित्र आपको दिखा रही हूं। तो कल्पना कीजिए कि ये बदलू काका है, तो वो भी बड़े वाली खाट के ऊपर चारपाई पे बैठे हुए हैं, और ये लेखक के बचपन को यहाँ दर्शाया गया है कि वो लेखक जो है यहाँ उनसे बातें कर रहे हैं। आगे देखते हैं, ये मलाई है, दूध है। तो देखते हैं कि इसका आगे किस प्रकार से वर्णन जो है वो लेखक ने किया है, जो कामता नाथ जी है उन्होंने किया है। तो अब वो हमें ये चीजें जो है वो इस संदर्भ में बता रही हैं कि आज और ये कल का युग, मतलब मशीनों का युग जो है उसने किस प्रकार से कितना नुकसान किया है हमारा। उन्नति तो की ही की है, लेकिन उसके साथ कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता, और कभी कभी तो अड़ो है कुड़, ठीक है, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता, मतलब उनको कुछ व्यंग कर देता, उनको कुछ खरी खोटी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला। वो प्यार से कहते हैं, जैसे हम बेटा कहते हैं ना, तो गांव में प्यार से बेटे को लल्ला कहते हैं। वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए, मतलब मुड़ जाएंगी, ठीक है। तो कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था, मतलब कि उसकी मेहमान नवाजी बड़े अच्छे से करता था। तो जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त, मतलब इलावा, इन सारी बातों के अलावा जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। तो किस चीज की गोलियां बेटा? लाख की गोलियां।
ठीक है। तो ये एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि आपको कई बारी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़े से आप परेशानी में आ जाते हैं कि ये कि जब भी दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ना हो तो इस की को लगाया जाता है। ये याद रखिए, जब भी एक पूर्ण वाक्य और एक उपवाक्य जो है उसको जोड़ना हो या दो वाक्यों को जोड़ना हो तो ये जो है यहाँ पर दोनों को जोड़ने के काम आता है। ये देखिए, छोटी छोटी लाख की चूड़ी वो सॉरी गोलियां, और इन गोलियों के ऊपर जो है रंग लगाया हुआ। तो छोटे बच्चे जो हैं जैसे कांचे हो गए, जिनको बांटे बोलते हैं, तो मार्बल्स, उनके साथ इनके साथ खेलना बचपने में बहुत पसंद है। आज तो समय बदल गया है, लोग बच्चे जो हैं वो ज्यादातर कंप्यूटर के साथ या फिर मोबाइल के साथ ही लगे रहते हैं। तो उनको ज्यादा देखने से भी परेशानी होती है, मोबाइल को ज्यादा देखने से भी परेशानी होती है। तो हमें वो चीजें छोड़कर जो हमारे कुछ और खेल हैं उनकी तरफ भी आकर्षित होना चाहिए। तो बेटे यहाँ मैंने आपका ये भाग एक जो है वो अभी तक आपको पढ़ाया है। इसका भाग दो यानी पार्ट टू जो है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो इसमें जो मोटी मोटी चीजें, मतलब मोटे तौर पर जो खास बातें हैं वो मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि ये जो मशीनों का युग है, इस युग में अगर हमें लाभ हुआ है तो हानि भी हुई है। ठीक है। तो मशीनों के प्रयोग से जो हमारे स्किल्ड वर्कर थे, जो हमारे निपुण थे किसी काम में लोग, तो उन कारीगरों को अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ा, अपने या कोई दूसरा व्यवसाय करना पड़ा। तो वो जो कलाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। ये हमारे जो लेखक हैं कामता नाथ जी, उन्होंने हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। तो आज तक के लिए यहाँ पर मैम अपनी वाणी को विराम देती हैं। ने पाठ के साथ मैडम आपके सामने उपस्थित होंगी। जय हिंद, जय भारत।